हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और आपदा प्रबंधन से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिए। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवकृत आपदा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्राकृतिक आपदा का उदाहरण होता है बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी का फटना, ये प्राकृतिक आपदा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवकृत आपदा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानवकृत आपदा क्या होता है, तो आतंकवाद होता है, बम विस्फोट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है बम विस्फोट, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगे कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो ये मानवकृत आपदा हुआ। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो ये भी मानव जनित आपदा हुआ। और बम विस्फोट कौन करता है, तो ये भी मानव करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे मानव जनित आपदा हुआ। यानी इनमें से सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है बाढ़, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है भूस्खलन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बाढ़ प्रकृति के द्वारा आता है, भूकंप भी प्रकृति के द्वारा आता है, भूस्खलन भी प्रकृति के द्वारा आता है। यानी इनमें से सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सुखाड़ ये क्या होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। तो जो भूकंप होता है ये विनाशकारी आपदा होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा
आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सुनामी क्या है। ए ऑप्शन है एक ज्वालामुखी पहाड़, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी ऑप्शन है सूर्य की भीषण गर्मी, डी ऑप्शन है विनाशकारी समुद्री लहर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी विनाशकारी समुद्री लहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनामी किस देश में सबसे अधिक आता है, तो जापान में सबसे अधिक आता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है अरबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप के नाम से, बी ऑप्शन है चक्रवात के नाम से, सी ऑप्शन है सुनामी के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सुनामी कैसे आता है, तो समुद्र की जो सतह होता है जब उसमें भूकंप आता है, तो जो यहाँ पे जो समुद्र की पानी होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ आती है लहर बनकर, तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो जो सुनामी होता है ये समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो राजस्थान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ क्यों आता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी की नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के अभाव में, डी ऑप्शन है मिट्टी के लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है। तो जल के अभाव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ए ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार करना, बी ऑप्शन है जल संसाधनों का विकास करना, सी ऑप्शन है तालाबों को जलापूर्ति करना, डी ऑप्शन है नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो जल संसाधनों का विकास करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए।
तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है यहाँ पे सुखाड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है, तो सुखाड़ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है गंडक नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है उत्तरी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, डी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है हमेशा, तो उत्तरी बिहार रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। ए ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा और बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है, तो कश्मीर और उत्तराखंड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। ए ऑप्शन है दूरबीन से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन का, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरे का, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है टेलीस्कोप का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो देहरादून है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, सी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अणु केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे भूकंप का जहाँ जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप का प्रभाव पृथ्वी के जिस हिस्से पर सबसे पहले पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी, क्योंकि मानव के गलती के कारण ही बहुत ही हानिकारक रसायन का यहाँ पे लीकेज हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, डी
ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और ये एक जहरीली गैस है, और जब ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था यानी लीकेज हुआ था तो हजारों लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है सतलुज नदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये जो सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भूस्खलन है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवीय आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखता है, तो इसमें आपको आस्क क्लास लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड PDF कर सकते हैं। तो हमको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10 14 मई, आज 14 मई है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का लाइव टेस्ट चल रहा है। और टेस्ट का समय कितना है, तो सुबह 7 बजे से लेके और कल सुबह 7 बजे तक रहता है, यानी 24 घंटा रहता है। तो आप लोग 24 घंटा में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर में सबसे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 97 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पे नाम बोलेगा लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है और इसमें सभी में 4 ऑप्शन रहेगा। जो भी आपका सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हरे पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही हो गया यानी ग्रीन हो गया। अब जैसे ही आप लोग अब गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। हम यहाँ पे गलत करके दिखाते हैं। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स से करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे फेफड़े पे टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे गिल्स सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का सही होगा तो सही हो जाएगा, अगर गलत होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है। और लास्ट में यहाँ पे लिखेगा सी रिजल्ट, तो वहाँ पे सी रिजल्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका रिजल्ट दिखा देगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।